हे डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्नर्स स्क्वायर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। इस थ्योरम का स्टेटमेंट है प्रूव दैट इफ टू वेक्टर्स ऑफ ए वेक्टर स्पेस आर लीनियरली डिपेंडेंट देन वन ऑफ देम इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। मतलब दो वेक्टर हैं, अगर वो दोनों वेक्टर एक क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। अब लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, देखो ये हो जाएगा a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ से अगर मान लो आप निकालोगे a1 अल्फा 1 की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, माइनस में a2 अल्फा 2 आ जाएगा। और यहाँ से इसको उधर भेजोगे, देखो इसके अगर मल्टीपल में आ जाएगा। ये अपन को प्रूफ करके बताना है कि अगर दो वेक्टर्स हैं, दोनों क्या हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है, तो वो क्या होगा, एक दूसरे का क्या होगा, स्केलर मल्टीपल होगा। तो देखो मान लेते अपन कि अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 कोई दो वेक्टर है और ये linear- हाँ। हम्म। कहा मान लेते हैं लेट अल्फा 1 अल्फा 2 भी लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। सो अगर लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 नॉट बोथ जीरो, दोनों के दोनों जीरो नहीं होंगे, सच दैट a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 ये जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 ये जीरो के इक्वल होगा। अब मान लेते हैं a1 जीरो के इक्वल नहीं है। अगर a1 जीरो के इक्वल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, a2 अल्फा 2 को उधर भेज देते हैं राइट साइड में। a2 अल्फा 2 को राइट साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 अल्फा 1 इक्वल्स टू माइनस में a2 अल्फा 2 आ जाएगा। और यहाँ से अगर अपन अल्फा 1 की वैल्यू पता करें तो माइनस में a2 अपॉन में a1 और क्या आ जाएगा, अल्फा 2 आ जाएगा। अब देखिए a2 क्या है, किस स्केलर है, a1 क्या है, किस स्केलर है, इसका मतलब a2 अपॉन a1 भी क्या हो जाएगा, एक स्केलर हो जाएगा। इसका मतलब ये जो अल्फा वेक्टर है, इस अल्फा वेक्टर को अपन क्या कर रहे हैं, अल्फा 2 में इस स्केलर से मल्टीप्लाई करके लिख पा रहे हैं। इसका मतलब अल्फा 1 इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अल्फा 2। फिर दूसरा मान लेते हैं a2 जीरो के इक्वल नहीं है। अगर a2 जीरो के इक्वल नहीं है तो a2 अल्फा 2 को अपन लिख सकते हैं माइनस में a1 अल्फा 1। और यहाँ से अगर अपन अल्फा 2 की वैल्यू पता करें तो माइनस में a2 अपॉन में a1 आ जाएगा और इसके साथ में अल्फा 1 आ जाएगा। अब ये पूरा क्या हो गया, स्केलर हो गया, ये पूरा स्केलर हो गया। इसका मतलब अल्फा 2 को अल्फा 1 के स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब अल्फा 2 इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अल्फा 1 हो जाएगा और ये थ्योरम हो जाएगी खत्म। छोटी सी थ्योरम है, इसका यूज आगे हमें करना है। बोलिए आगे। नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आगे थ्योरम्स में इसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, A set alpha 1 alpha 2 alpha n of non-zero vectors is linearly dependent, है ना। एक सेट है जिसके पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n वेक्टर्स हैं, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ये linearly डिपेंडेंट होगा इफ एंड ओनली इफ, है ना, आई डबल एफ लिखा, मतलब इफ एंड ओनली इफ सम अल्फा के, जहां पर अल्फा के जो है 2 से ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू है और n से लेस देन आर इक्वल्स टू है, इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वेक्टर्स। ठीक है, ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से, ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। क्या है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है और नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। तो हमें कोई अल्फा के मिलेगा जहां पर के 2 से ग्रेटर देन रहेगा, n से लेस देन आर इक्वल्स टू रहेगा, और ये क्या रहेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। यानी कि हमारे पास एक अल्फा के एग्जिस्ट करेगा जो कि क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स का, यानी कि 1 से लेकर के अल्फा के माइनस 1 तक के वेक्टर्स का क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, थ्योरम का स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है और थ्योरम का प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा थ्योरम्स में ये थ्योरम यूज भी की जाएगी। यानी कि जहाँ पे आपको नॉन जीरो वेक्टर्स मिल जाएं, क्या मिल जाएं,
नॉन जीरो वेक्टर्स का सेट मिल जाए और वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट रहेगा, तो वहां पे हम इस थ्योरम का यूज कर पाएंगे। तो देखो करते हैं प्रूफ, दोनों डायरेक्शन में थ्योरम प्रूफ होगी, है ना। यानी कि पहले हमें लीनियरली डिपेंडेंट मानना है, तो हमें कोई अल्फा के मिलेगा जो कि उसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। और अगर इसका कन्वर्स पार्ट करने जाएंगे तो कोई वेक्टर अल्फा के एग्जिस्ट करता होगा जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा उसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स का, तो हमें ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n को लीनियरली डिपेंडेंट बताना रहेगा। तो फॉरवर्ड कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वेक्टर है, कोई सेट ऑफ वेक्टर्स है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n जो कि लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो अपन स्टार्ट करते हैं, और ये नॉन जीरो भी है तो कहेंगे एक वेक्टर से ले लेते हैं, सिंस अल्फा 1 इज लीनियरली डिपेंडेंट सो के बी एन इंटीजर सच दैट, मान लेते हैं कि अल्फा 1 कोई सिंगलटन सेट है वेक्टर का, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, और उसके साथ मान लेते हैं के कोई इंटीजर है इस तरीके से कि के जो है ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 2 से और लेस देन आर इक्वल्स टू किससे, n से। तो हमारे पास कोई वेक्टर सेट ऑफ वेक्टर है जो कि क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। इसको अपन ने कहाँ से मान लिया, इसको हमने मान लिया मैथमेटिक्स के इंडक्शन मेथड से, है ना। जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन में अपन क्या करते हैं, हमारे पास कोई फॉर्मूला दिया रहता है, उसे n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू प्रूफ करते हैं, फिर n इक्वल्स टू k के लिए या n इक्वल्स टू m के लिए ट्रू मान लेते हैं। सेम उसी तरीके से कि अल्फा 1 क्या है, अल्फा 1 एक लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है। क्या है, अल्फा 1 एक लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है। अल्फा 1 कोई लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है, तो हमारे पास कोई के इंटीजर एग्जिस्ट करता है जिसके लिए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के भी एक लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है। तो हमें ये बताना है ये अल्फा के जो है इसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा। तो मान लेते हैं भाई अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के लीनियरली डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट वाली कंडीशन अप्लाई कर देते हैं इस पे। कहते हैं अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो हमारे पास a1 a2 a के हमारे पास स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे जिसमें सारे के सारे स्केलर्स जीरो के इक्वल नहीं होंगे। और अगर सारे के सारे स्केलर्स जीरो के इक्वल नहीं होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a के माइनस 1 a के माइनस ए के माइनस 1 अल्फा के माइनस 1 प्लस ए के अल्फा के, ये जीरो के इक्वल होगा, जहाँ पे ये सारे के सारे स्केलर्स जीरो के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अब अगर ये सारे के सारे स्केलर्स जीरो के इक्वल नहीं होंगे तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको ऐसे ही रखते हैं, आएंगे फिर से वापस इस पे। मान लेते हैं, मान लो कि ए के जीरो के इक्वल हो जाए। अगर ए के जीरो के इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म तो गया है ना, ए के अल्फा के वाला टर्म गायब, यानी कितना बचेगा, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन a के माइनस 1 अल्फा के माइनस 1, ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि a1 अल्फा 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के माइनस 1 ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा के लाइज बिटवीन 1 to n माइनस 1। यहाँ पे हमने के को कहाँ से कहाँ तक का माना है, यहाँ से हमने के को माना है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से हमने के को माना है कि ये 2 से लेके n माइनस 1 के बीच में लाई करता है। अब एक वेक्टर इसमें कम हो गया तो कहाँ तक आ जाएगा, 1 से लेके n माइनस 1 तक लाई करेगा, लेकिन इसे लाई कहाँ से करना है, 2 से लेकर के n के बीच में कहीं आना चाहिए इसको, है ना। ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। लेकिन अगर अगर a के जीरो के इक्वल हो जाएगा तो ये k की वैल्यू 1 और n माइनस 1 के बीच में कहीं लाई करना पड़ेगा, और इसका मतलब ये एक कंट्राडिक्शन हो जाएगा क्योंकि इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसका मतलब ए के की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। और अगर ए के की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है तो फिर से आएंगे अपन इसी वाले इक्वेशन नंबर 1 पे, और इक्वेशन नंबर 1 पे आने के बाद क्या करेंगे, सब को इक्वल्स टू के उधर भेज देंगे, है ना। इस पूरी वैल्यू को इक्वल्स टू के उधर भेज देंगे, और इस सारी वैल्यू को इक्वल्स टू के उधर भेजने के बाद ए के से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा अब वो इक्वेशन इस तरह कन्वर्ट होके आ जाएगा, अल्फा के इक्वल्स टू माइनस में a1 अपॉन में a के अल्फा 1,
और प्लस माइनस में A2 अपॉन में AK अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन माइनस में AK माइनस 1 AK और अल्फा K माइनस 1। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ से दिखाई देगा कि अल्फा K को स्केलर इंटू अल्फा 1 स्केलर इंटू अल्फा 1 स्केलर इंटू अल्फा 1 ऐसा एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, यानी कि इसको बिल्कुल अल्फा K को इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस BK माइनस 1 अल्फा K माइनस 1 ऐसा एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। इसका मतलब अल्फा K जो है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा K माइनस 1 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। इस तरीके से ये थ्योरम हो जाएगी प्रूफ। इस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट प्रूफ करते हैं। कन्वर्स पार्ट में क्या रहेगा, हम मानेंगे कि ये प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल है, तो हमें सब पूरे सेट को क्या बताना रहेगा, लीनियरली डिपेंडेंट बताना रहेगा। तो हमने कन्वर्स पार्ट में ये मान लिया कि लेट अल्फा के जो है जहाँ पे के ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू है, या देखिए ठीक है, के कहाँ लाई करेगा, 2 से ग्रेटर देन रहेगा और n से लेस देन आर इक्वल्स टू रहेगा। और इसे मान लेते हैं कि ये अल्फा के लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा K माइनस 1 के। अगर अल्फा के लीनियर कॉम्बिनेशन है किसके, अल्फा के लीनियर कॉम्बिनेशन है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा K माइनस 1 के, तो इसका मतलब हमारे पास स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे। कौन से स्केलर्स, B1 B2 BK माइनस 1 सच दैट अल्फा K को हम लिख सकते हैं B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन BK माइनस 1 अल्फा K माइनस 1। ओके, अब इसके आगे क्या करते हैं, इस K को, ये जो K इधर है इस K को इधर लेके आ जाते हैं और इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 प्लस BK माइनस 1 अल्फा K माइनस 1। इधर अल्फा K का कोफिशिएंट कितना है, प्लस का 1 है, उधर लेके जाएंगे तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा और अल्फा K हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 0। और ये अगर 0 के इक्वल होता है तो इसका मतलब हमारे पास स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे B1 B2 BK माइनस 1 और एक कितना माइनस 1, नॉट ऑल 0, क्योंकि मान लो B1 B2 BK माइनस 1 0 हो भी जाता है तो ये माइनस 1 0 के इक्वल नहीं होगा। दैट्स वाई अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा K तक का जो सेट रहेगा ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा K तक का सेट क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। ओके, अगर ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा K वाला सेट अगर लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, तो हमने पढ़ा एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो हमारे पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n तक का जो सेट है ये भी लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये वाला सेट लीनियरली डिपेंडेंट है और ये वाला सेट क्या है, इस वाले सेट का सुपर सेट है ना। तो सुपर सेट जो होता है लीनियरली डिपेंडेंट सेट का वो भी क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। दैट्स वाई अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n वाला सेट जो होगा वो भी लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। देन इसके आगे चलते हैं तो एक क्वेश्चन आपको बहुत मतलब एकदम पक्का है, आपको लीनियरली डिपेंडेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन जरूर आपको प्रैक्टिस करके जाना है। अभी एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं डिस्कस, यही वाला इस थ्योरम का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी ये जो क्वेश्चन दिया कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, प्रूव दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स अल्फा 1 दिया है 2 1 4, अल्फा 2 दिया हुआ है -3 2 -1, अल्फा 3 दिया 1 -3 और -2, ये V3 R में है, यानी कि ये क्या है 3 टपल का है। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट्स बोलते हैं इसको। ठीक है, ट्रिपलेट्स का सेट है, इसे हमें बताना ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अब लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ करना है तो क्या करना होता है, लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ करना होता है तो ऐसा लिखते हैं अपन A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस अगर 3 वेक्टर है तो A3 अल्फा 3, ये 0 के इक्वल करेंगे और अपन बताएंगे कि A1 की वैल्यू A2 की वैल्यू A3 की वैल्यू ये सभी के सभी क्या है, 0 के इक्वल हैं। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं, चलो आ जाओ। मान लेते हैं जो पहला वेक्टर हमें गिवन है अल्फा 1 है, ये 2 1 4 है, और जो दूसरा वेक्टर है वो अल्फा 2 है -3 2 -1 है, तीसरा वेक्टर अल्फा 3 है 1 -3 माइनस में 2 है।
तीन वेक्टर्स हैं तो हम तीन स्केलर मान लेते हैं, a1 a2 a3 तीन स्केलर्स हैं, सच दैट a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 ये 0 के इक्वल होगा। अब अल्फा 1 की वैल्यू 2 1 4 है, अल्फा 2 की वैल्यू -3 2 -1 है, अल्फा 3 की वैल्यू 1 -3 और माइनस में 2 है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, स्केलर से जो मल्टीप्लाई होता है सारे के सारे वेक्टर्स में, मतलब सारे के सारे एलिमेंट में होता है। इसका मतलब a1 का जो मल्टीप्लाई होगा ये 2 में भी होगा, ये 1 में भी होगा, ये 4 में भी होगा। ऐसे a2 का मल्टीप्लाई -3 में भी होगा, 2 में भी होगा, -1 में भी होगा। ऐसे a3 का मल्टीप्लाई 1 में भी होगा, -3 में भी होगा, -2 में भी होगा। तो इसका मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा, 2a1 माइनस तो नहीं है यार, 214 है ना। ठीक है, इसका एक स्टेप नहीं लिखा हुआ, वो स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या होगा, वो आएगा इस तरीके से, क्या आएगा, 2a1 आ जाएगा, फिर कॉमा a1 आ जाएगा, फिर कॉमा 4a1 आ जाएगा इस ब्रैकेट में। फिर इधर वाले ब्रैकेट में आएंगे तो माइनस में 3a2 आ जाएगा, फिर 2a2 आ जाएगा, फिर माइनस में a2 आ जाएगा, दूसरा ब्रैकेट हो गया। ऐसे तीसरा ब्रैकेट सॉल्व करो यहाँ पे, तो इसका तीनों में मल्टीप्लाई होगा, प्लस कितना a3 आ जाएगा, माइनस में 3a3 आ जाएगा, माइनस में 2a3 आ जाएगा, ये इक्वल्स टू 0 होगा। अब जब हम इस तरीके से टपल्स को ऐड करते हैं तो करेस्पॉन्डिंग टपल ही ऐड होते हैं, करेस्पॉन्डिंग टपल ही ऐड होते हैं। यानी कि क्या होगा, यानी कि 2a1 माइनस में 3a2 और ये a3 ये तीनों प्लस होंगे तो 2a1 माइनस में 3a2 प्लस में a3 ये आ जाएगा। फिर ऐसे ही सेकंड पोजीशन वाले प्लस हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, a1 प्लस में 2a2 माइनस 3a3 आ जाएगा। ऐसे थर्ड प्लेस वाले तीनों आपस में प्लस हो जाएंगे तो 4a1 माइनस में a2 और कितना माइनस में 2a3 ये प्लस हो जाएगा, और दिस ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वेट कर देंगे तो हमें पहला वाला जो ट्रिपल है ये भी 0 के इक्वल, दूसरा वाला जो ये भी 0 के इक्वल, तीसरा वाला जो है ये भी 0 के इक्वल। यानी कि हमें तीन इक्वेशन मिल जाएंगे यहाँ से। पहला मिल गया 2a1 माइनस में 3a2 प्लस में 3a3, दूसरा मिल जाएगा a1 प्लस में 2a2 माइनस में 3a3 ये 0 के इक्वल, 4a1 माइनस में कितना a2 माइनस में 2a3 ये 0 के इक्वल हो जाएगा। अब देखो ये जो तीन इक्वेशन हमारे पास आए हैं, ये जो तीन इक्वेशन हमारे पास आए हैं 1 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें a1 a2 a3 की वैल्यू निकालनी रहती है। क्योंकि देखो इतना अगर अपन करने जाएंगे कि तीन इक्वेशन को सॉल्व करें बैठ के तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्या करते हैं, इनसे कोफिशिएंट मैट्रिक्स पता कर लेते हैं। ठीक है, इनका कोफिशिएंट मैट्रिक्स पता कर लेते हैं। जैसे इसमें देखो कोफिशिएंट मैट्रिक्स पहले इक्वेशन में से बनाए अपन, तो क्या आएगा, पहले a1 का कोफिशिएंट 2 है और पहले इक्वेशन में a2 का कोफिशिएंट -3 है और a3 का कोफिशिएंट 1 है। ऐसे ही दूसरे इक्वेशन में आ जाओ, a1 का कोफिशिएंट 1 है, a2 का कोफिशिएंट 2 है और a3 का कोफिशिएंट -3 है। फिर फोर्थ पे थर्ड इक्वेशन पे आ जाएंगे, a1 का कोफिशिएंट 4 है, a2 का कोफिशिएंट -1 है और a3 का कोफिशिएंट -2 है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, a1 a2 a3 सबकी वैल्यू अलग अलग हमें नहीं पता करना पड़े, उसके लिए यहाँ एक काम करेंगे और उसमें क्या करेंगे, इसका रैंक पता करेंगे। क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स ए का रैंक पता करेंगे और उसके लिए अप्लाई करेंगे। चूंकि ये 3x3 के समथिंग मैट्रिक्स रहेगी तो इसका अपन माइनर मेथड से रैंक पता करेंगे। अगर मान लो 3x3 से ज़्यादा हो जाता है या आपको दूसरा मेथड यानी कि आपको एशेलॉन मेथड या आपको नॉर्मल मेथड ज़्यादा इजी लगता है तो इन दोनों मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं। हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का रैंक पता करना है। इस मैट्रिक्स का रैंक पता करने के लिए हमने 3 ऑर्डर का माइनर पता कर लिया, यानी कि इसी का डिटर्मिनेंट ले लिया। इसका डिटर्मिनेंट लिया हमने, इस डिटर्मिनेंट को क्या करा, सॉल्व करा। सॉल्व करा तो क्या आ गया, हमारे पास एक
क्वांटिटी आ गई जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अब ये क्वांटिटी माइनस भी आ सकती है, प्लस भी आ सकती है, ठीक है। ये क्वांटिटी जब 0 के इक्वल नहीं आएगी तो हम कहेंगे ए का जो रैंक है वो 3 के इक्वल है, और हमारे पास अननोन भी कितने हैं, 3 है, A1 A2 A3, 3 ही अननोन है। जब रैंक है ना, जब मैट्रिक्स का रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तब ये जो तीनों इक्वेशन रहेंगे इसका सॉल्यूशन जो रहेगा ट्रिवियल सॉल्यूशन रहेगा। यानी कि जब रैंक मैट्रिक्स का नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल हो जाएगा तब हमें अपने आप मतलब फाइंड नहीं करके बताना, डायरेक्ट हम यहाँ बोल देंगे कि A1 A2 A3 सभी की वैल्यू 0 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू, तीनों की वैल्यू निकालना है। अगर वो 0 हो जाते हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलेंगे, और नहीं होते तो लीनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे। और अगर नहीं करना हो तो ये करेंगे सॉल्व। अगर नंबर ऑफ अननोन के इक्वल आ गया तो मतलब क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर उससे कम आया तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ओके, इंडिपेंडेंट के जो सम है इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। और जैसे ये सम एक दिया हुआ है, अल्फा 1 इक्वल्स टू दिया है 2 2 माइनस 3, अल्फा 2 इक्वल्स टू दिया 0 माइनस 4 और 1, अल्फा 3 इक्वल्स टू दिया है 3 1 माइनस 4। इसे मैं बताना ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तो लीनियरली डिपेंडेंट है। इसका मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आगे तक जाएंगे जहाँ पे हमें A1 A2 A3 की वैल्यू पता करनी रहेगी, वहाँ पे ये 0 नहीं आएगा। हमें A1 A2 A3 में से कम एक तो नॉन जीरो मिल ही जाएगा। तो वही काम करना है हमें। मान लेंगे अल्फा 1 क्या है, 2 2 माइनस 3 है, अल्फा 2 4 0 0 माइनस 4 1 है, अल्फा 3 3 1 माइनस 4 है। ओके, तो मान लेते हैं A1 A2 A3 तीन स्केलर्स हैं, A1 A2 A3 तीन स्केलर्स हैं, सच दैट A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 ये 0 के इक्वल होगा। तो इसके आगे चलते हैं अपन, कहते हैं कि अल्फा 1 की वैल्यू तो हमने 2 2 माइनस 3 मानी है, तो A1 के साथ में 2 2 माइनस 3 आ जाएगा, A2 के साथ में 0 माइनस 4 1 आ जाएगा, A3 के साथ में 3 1 माइनस 4 आ जाएगा, और इधर 0। अब देखो A1 का इधर मल्टीप्लाई फर्स्ट पोजीशन पे, A2 का फर्स्ट पोजीशन पे और A3 का फर्स्ट पोजीशन पे, तीनों को प्लस कर लो तो A2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, यानी कि अपने पास क्या बचेगा 2A1 प्लस में 3A3। ऐसे ही नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं और सेकेंड टर्म को बनाते हैं अपन। देखो A1 का मल्टीप्लाई 2 में और A2 का मल्टीप्लाई -4 में और A3 का मल्टीप्लाई 1 में, तो कितना हो जाएगा 2A1 -4 A2 और A प्लस में A3। देन इसके पास थर्ड वाला एलिमेंट अपन बनाते हैं। थर्ड वाला एलिमेंट यहाँ A3 का A1 का -3 में मल्टीप्लाई, A2 का 1 में मल्टीप्लाई और A3 का -4 में मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 3A1 माइनस में और -3A1 और A2 प्लस में और माइनस में 4A3, ये हो जाएगा हमारे पास तीनों एलिमेंट। अब इक्वल्स टू में इनके 0 है तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अगर इक्वेट कर लें तो हमें क्या मिलेगा 2A1 प्लस में 3A3, ये 0 के इक्वल मिलेगा, और 2A1 माइनस में 4A2 और प्लस में A3 ये 0 के इक्वल मिल जाएगा। ऐसे ही माइनस में 3A1 प्लस में A2 माइनस में 4A3 ये 0 के इक्वल मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे हमारे पास 3 इक्वेशन आ गए। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना ली। देखो यहाँ पे A0 का 2 का A1 का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, A1 का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और A3 का कोफिशिएंट 3 है, तो हमें 2 मिला, 3 मिला, B की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पे 2 है, माइनस का 4 है और 1 है, तो इसका मतलब 2 माइनस 4 और 1, यहाँ पे माइनस का 3 है, यहाँ पे 0 है, मतलब 1 है, यहाँ पे माइनस का 4 है, तो -3 1 -4 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका रैंक पता करना है। तो रैंक पता करने के लिए 3 ऑर्डर का माइनर हमने ले लिया। 3 ऑर्डर का माइनर हमने लिया तो क्या आ गया
2 2 -3 0 -4 1 3 1 -4। इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता 30 -30 और इसकी वैल्यू हो जाती है 0। यानी कि जो रैंक है ए की वो 3 नहीं आएगी, 3 से छोटी आएगी। और लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल तो हमारे पास 3 है। जितने वेरिएबल हैं उतना इस मैट्रिक्स का रैंक नहीं आई, उससे छोटी आएगी। हमें रैंक निकाल के बताना भी नहीं है, बस ये केवल बताना रहता 3 आएगी कि या नहीं आएगी। तो 3 रैंक नहीं आ रही है, 3 अननोन है, अननोन से कम रैंक आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो है ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि A1 A2 A3 सभी के सभी जीरो नहीं होंगे, कोई तो होगा जो नॉन जीरो रह जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर कोई नॉन जीरो रह जाएगा तो ये क्या रहेगा, ये सारे वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट रहेंगे और ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। अगर हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हो कि अल्फा बीटा जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, देन प्रूव दैट अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फा ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो अपन मान लेते हैं इनको प्रूफ करने के लिए कि ए कोई सेट है जिसके पास अल्फा बीटा गामा वेक्टर्स हैं और ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है। और एक दूसरा मान लो कि हमारे पास एक दूसरा सेट भी है, अगर मानना ही है तो दूसरा सेट भी मान सकते हैं कि बी कोई सेट है जिसके पास अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा करके हमारे पास एक और सेट है। तो इनके लिए मान लो ये इसके लिए स्केलर ए है, इसके लिए स्केलर बी है, इसके लिए स्केलर सी है। ऐसा मान लेते हैं हम कि हमारे पास 3 स्केलर एग्जिस्ट करते हैं ए बी सी फील्ड एफ में, सच दैट ए, हमें कौन से सेट को लीनियर इंडिपेंडेंट बताना है, इस वाले सेट को, है ना, अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फा। तो पहला वेक्टर यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा हो गया और बी के साथ में बीटा प्लस गामा हो गया और सी के साथ में गामा प्लस अल्फा हो गया। इनका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, ए अल्फा प्लस ए बीटा प्लस बी गामा प्लस सी गामा प्लस सी अल्फा, ऐसा हो जाएगा। अब अगर हम इसमें देखें तो हमें अल्फा कहाँ कहाँ मिल रहा है, एक ये अल्फा मिल रहा है और ये अल्फा मिल रहा है। अल्फा हमने कॉमन कर लिया तो ए प्लस सी मिल जाएगा। ओके। ऐसे ही बीटा देखे तो ये दोनों बीटा हैं, बीटा कॉमन करो तो ए प्लस बी बीटा, और इन तीन दोनों में हमें गामा कॉमन मिला, गामा कॉमन करो तो बी प्लस सी क्या हो जाएगा, गामा। अब बताओ ए और सी फील्ड का है तो ए प्लस सी भी फील्ड का होगा, यानी ए प्लस सी भी स्केलर होगा। ऐसे ही ए प्लस बी फील्ड का है, ए फील्ड का है बी फील्ड का है तो ए प्लस बी भी कहाँ का होगा, फील्ड का होगा। ऐसे ही बी प्लस सी भी फील्ड का होगा, यानी ए प्लस सी बी ए प्लस बी प्लस सी सभी स्केलर्स है। और हमें ये पता है कि ये अल्फा बीटा गामा नाम के का जो वेक्टर है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से स्केलर्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 के इक्वल मिल जाएगी, यानी कि ए प्लस सी और ए प्लस सी इक्वल टू 0 आएगा, ए प्लस बी इक्वल्स टू 0 आएगा, बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 आएगा। तो एक काम करते हैं, आगे का सॉल्यूशन पता करने के लिए इसको इसको और इसको कर लेते हैं प्लस, प्लस कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे 2 टाइम a आ रहा है, 2 टाइम b आ रहा है और 2 टाइम c आ रहा है। अब 2 को कॉमन करके 0 के साइड में भेज दो तो हमें 0 मिल जाएगा। अब देखो a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल है, अगर इसमें से आप पहला वाला इक्वेशन माइनस करते हो तो b की वैल्यू 0 मिल जाएगी। इसमें से अगर आप दूसरा वाला इक्वेशन माइनस करते हो c की वैल्यू 0 मिल जाएगी। इसमें से अगर आप तीसरा वाला इक्वेशन माइनस करते हो तो a की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो इसका मतलब हमें a b c तीनों की वैल्यू 0 मिल गई, तो जो स्केलर्स थे उनकी वैल्यू 0 मिल गई। इसका मतलब वेक्टर्स क्या रहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा